नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की मृदा की। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने राजस्थान में मिट्टी की क्या प्रकृति होती है, मिट्टी के कितने प्रकार हैं और राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण किस किस के द्वारा कितने भागों में किया गया है और उनका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश या कौन कौन से क्षेत्रों में, इसके बारे में हमने जो है संपूर्ण अध्ययन किया था। लेकिन हमारे सिलेबस में उसके साथ एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं राजस्थान में मृदा संरक्षण। तो देखिए, राजस्थान की मृदा को पढ़ने के साथ साथ मिट्टी के संबंध में कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए कौन से कार्य किए जा रहे हैं, उन पर भी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जब प्रारंभ में पढ़ा था कि मृदा क्या होती है, कि पृथ्वी पर जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह पर पाए जाने वाले असंगठित कणों का आवरण, जिसका निर्माण भौतिक, रासायनिक, जैविक, मानवीय क्रिया तथा जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है, मृदा कहलाती। यानी कि मिट्टी क्या है, धरातल के ऊपर जो असंगठित कण है उसका आवरण है। तो अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में मृदा के संबंध में कौन कौन सी समस्याएं हैं और मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है। तो समझना सिर्फ कि हम बात करें राजस्थान में मृदा संरक्षण, तो राजस्थान में मृदा संरक्षण को पढ़ने से पूर्व हमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मृदा संबंधी समस्याएं, कि राजस्थान में मिट्टी के संबंध में कौन कौन सी समस्याएं और उन समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह से संरक्षण किया जा रहा है, उपाय किए जा रहे हैं, या यदि कोई योजना संचालित की जा रही है तो कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही। तो एक एक पॉइंट को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में मृदा संबंधी समस्याओं में सबसे पहली समस्या है मृदा अपरदन। कौन सी समस्या है? मृदा अपरदन की। उसके बाद है लवणीयता तथा क्षारीयता। इसके बाद है भू अवक्रमण। उसके बाद है सेम की समस्या और उसके बाद है खरपतवार की समस्या। तो यहां राजस्थान में मृदा के संबंध में समस्याएं हैं और इन समस्याओं से प्रभावित क्षेत्र और इन समस्याओं के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उपाय किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा अपरदन की, कि मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन के क्या कारण हैं, मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है और मृदा अपरदन के क्या उपाय है, या मृदा अपरदन का किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले मृदा अपरदन की।
जिसे हम एरोजन के नाम से जानते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं कि प्राकृतिक या मानवीय क्रिया द्वारा मृदा की ऊपरी परत का नष्ट होना, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी होती है। मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं कि मिट्टी की जो ऊपरी परत जब नष्ट होती है तो मिट्टी के उपजाऊपन में कमी होती है, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। क्लियर। अब मृदा अपरदन को जो है मृदा की रेंगती मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु। अब मृदा का अपरदन किस प्रकार से होता है? तो राजस्थान में मृदा अपरदन के क्या कारण हैं? राजस्थान में मृदा अपरदन के कारण सबसे पहला है पवन, दूसरा है जल, तीसरा है वर्षा। जल में नदी जल, पवन यानी कि वायु के द्वारा अपरदन होता है, जल के द्वारा अपरदन होता है और वर्षा जल के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। तो राजस्थान में जो है मुख्य रूप से 3 कारण अपरदन के हैं। इसके अलावा जो है वह सभी चौथा है, वह है मानवीय कारण। चौथा कौन सा है? मानवीय कारण। मानवीय कारण में वनों की कटाई, अनियंत्रित पशुचारण और भी इसमें कई कारण जो मानवीय क्रिया भी है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जो मृदा अपरदन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रकार कौन से हैं, कि मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के कारण क्या हो गए। लेकिन राजस्थान में कितने प्रकार से मृदा अपरदन होता है? तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रकार।
राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है वायवीय अपरदन, दूसरा है जलीय अपरदन और तीसरा है चादरी। राजस्थान में 3 प्रकार का जो है अपरदन है। वायवीय अपरदन का अर्थ क्या होता है? तो वायवीय अपरदन का मतलब है पवन के द्वारा होने वाला अपरदन, यानी कि जो हवा के कारण मिट्टी का अपरदन होता है, हवा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत यदि नष्ट होती है तो उसे हम पवन के द्वारा होने वाला अपरदन या वायवीय अपरदन कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक जो अपरदन होता है राजस्थान में सर्वाधिक मृदा का अपरदन वायवीय अपरदन है। यानी कि सबसे ज्यादा राजस्थान में यदि मृदा का अपरदन होता है तो वह वायु के कारण होता है। इसीलिए राजस्थान में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है या कौन सा होता है, तो वायवीय अपरदन या पवन के द्वारा होता है। अब पवन के द्वारा होता है तो कहां होता है? तो राजस्थान में वायवीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो वह कौन सा है? जैसलमेर। कि जहां पर बालू का स्तूप ज्यादा होंगे वहां पर हवा उन मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। तो राजस्थान में वायवीय अपरदन सबसे ज्यादा होता है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा है? तो वह जैसलमेर है। इसके बाद दूसरा है जलीय अपरदन। जलीय अपरदन क्या होता है? तो देखिए, नदी जल द्वारा होने वाला अपरदन। कि जब नदियां या बहता हुआ जल जब अपरदन करता है तो वह जलीय अपरदन कहलाता है। अब राजस्थान में जो है राजस्थान में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान।
चंबल बेसिन, या डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो कोटा। तो राजस्थान में जहां नदियां ज्यादा होगी उन नदियों के द्वारा ज्यादा अपर्दन होगा, और राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान चंबल बेसिन के अंतर्गत है। इसीलिए ध्यान रखना, जल अपर्दन सबसे ज्यादा कहां होता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान चंबल बेसिन या कोटा संभाग जिले में होता है। फिर है चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन का क्या तात्पर्य है? तो चादरी अपर्दन का तात्पर्य है कि वर्षा जल द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाला अपर्दन, कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, वहां वर्षा का जल जब अपर्दन करती है तो पर्वतों की ऊपरी परत नष्ट होती है, जिसे हम चादरी अपर्दन, सीट इरोजन के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में चादरी अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण अरावली, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो सिरोही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा चादरी अपर्दन दक्षिण अरावली में होता है, क्योंकि दक्षिण अरावली में जो है पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा होने के कारण यहां पर सबसे ज्यादा चादरी अपर्दन होता है। तो राजस्थान में 3 प्रकार का जो है अपर्दन मुख्य रूप से होता है। वायवीय अपर्दन जो सबसे ज्यादा होता है, और दक्षिण अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के जल के द्वारा चादरी अपर्दन, और नदियों के द्वारा जो है जलीय अपर्दन होता है। अब इस अपर्दन की समस्या का संरक्षण कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए? तो राजस्थान में मृदा अपर्दन की समस्या का समाधान करना या मृदा अपर्दन से संरक्षण कैसे किया जाए, तो समझना यहां से। राजस्थान में मृदा संरक्षण राजस्थान में मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय, कि राजस्थान में मृदा संरक्षण के लिए मृदा अपर्दन को रोकने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। और यहां से जब भी प्रश्न आता है, पूछा गया है कई बार कि निम्न में से कौन सा एक मृदा संरक्षण का लिए उपयोगी है या नहीं है। तो जितने भी मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं या मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय, यह सभी मृदा संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, कौन कौन से? सबसे पहला है वृक्षारोपण। सबसे पहला कौन सा है? वृक्षारोपण। दूसरा है मेड़बंदी। इसके बाद है समोच्च कृषि
जिसे सीढ़ीनुमा ऑब्लिक पट्टीदार ऑब्लिक कंटूर कृषि भी कहा जाता है। इसके बाद है नियंत्रित पशुचारण, चारागाहों का विकास, फसल को बदल कर बोना। यह सभी जो प्रकार है, यह सभी राजस्थान में मृदा अपरदन को रोकने के लिए। मृदा अपरदन को रोकना है तो सबसे पहले वृक्षारोपण को बढ़ावा दीजिए। वृक्षारोपण के साथ साथ जो है खेत में मेड़बंदी जो सबसे सरल उपाय माना जाता है। यदि पहाड़ी ढाल है तो वहां पे समोच्च कृषि कीजिए और नियंत्रित पशुचारण कीजिए, चारागाहों का विकास करिए और फसल को बार बदल कर बोना, जिसे हम फसल चक्र के रूप में जानते हैं। तो इस सभी से हम जो है राजस्थान में मृदा अपरदन को रोक सकते हैं या मृदा की जो है समस्या, मृदा अपरदन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये तो राजस्थान में मृदा की समस्याओं में सबसे पहले मृदा अपरदन की समस्या। इसके बाद दूसरी जो समस्या है वह है लवणता और क्षारीयता की समस्या। लवणता तथा क्षारीयता की समस्या। अब देखिए, यदि मृदा में जो है किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, चूने की मात्रा बढ़ जाती है तो वह क्षारीय हो जाएगी और चूने की मात्रा में यदि कमी होगी तो वह क्या हो जाएगी, लवणीय मृदा हो जाएगी। यह ध्यान रखना, यानी कि मृदा में चूने की मात्रा में कमी, यदि मिट्टी में चूने की मात्रा में यदि कमी होती है तो वह मृदा में लवणता की समस्या होती है और लवणता की समस्या के लवणता की समस्या के समाधान हेतु रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। और यदि मृदा में चूने की मात्रा में वृद्धि से मृदा में
क्षारीयता की समस्या होती है और क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब समझना यहां पे जो सबसे कि राजस्थान में लवणता और क्षारता की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, राजस्थान में लवणता एवं क्षारता की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कि लवणता और क्षारता की समस्या से प्रभावित क्षेत्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश, जहां वाष्पीकरण अधिक होता है। यानी कि उन क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा आएगी जहां पे वाष्पीकरण क्या है, ज्यादा है। और राजस्थान में जो है लवणता और क्षारता की समस्या के समाधान के लिए रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के साथ साथ लवण विरोधी जो फसलें हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है कि लवण विरोधी फसलें भी यहां पे बोई जाती है। और देखिए, लवणता और क्षारता से प्रभावित क्षेत्रों में हम कहते हैं कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होने से वहां की जो मिट्टी है उसकी नमी में कमी आ जाती है और लवणीय और क्षारीय तत्वों की प्रधानता बढ़ जाती है। राजस्थान में जो है लवणीय और क्षारीयता की समस्या से प्रभावित में मुख्य रूप से तो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश आता है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है वह जोधपुर है, भीलवाड़ा है, जयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर, इन सभी जिलों में जो है यह समस्या देखने को मिलती है। यानी कि लवणता और क्षारता की समस्या से प्रभावित जिले कौन से हैं? राजस्थान में लवणता एवं क्षारता की समस्या से प्रभावित जिले, जिसमें जोधपुर, नागौर यहां सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भरतपुर का कुछ भाग है, अलवर का कुछ भाग है, सिरोही का भाग है, अजमेर है, टोंक है,
भीलवाड़ा है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इन जिलों में भी जो है क्षारीयता और लवणता की समस्या ज्यादा है। क्लियर हो गया। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि राजस्थान में बात करें तो लवणता की समस्या या क्षारीयता की समस्या के मुख्य कारण क्या है। राजस्थान में लवणता ऑब्लिक क्षारीयता के प्रमुख कारण कौन कौन से कारण है। सबसे पहले कारण है लवणीय पानी से सिंचाई। लवणीय जल से सिंचाई। दूसरा है सिंचाई की अतिरेक, यानी कि आवश्यकता से अधिक सिंचाई। इसके बाद है जल निकासी की कमी। इसके बाद है सेम की समस्या। तीसरा है परिच्छेदन या भूमिगत जल का रिसाव। केशाकर्षण के नाम से हम लोग केशाकरण पद्धति, कैपिलरी सिस्टम, यह भी राजस्थान में जो है लवणता की समस्या का जो है कारण है। और अंतिम है उच्च भूम जल स्तर, कि वह क्षेत्र जहां पर भूमि का जल स्तर ज्यादा है वहां पर जो है लवणता और क्षारीयता की समस्या क्यों आएगी। सीधा कारण है कि जब भूमिगत जल ऊपर की ओर आएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, भूमि के लवण और क्षारों को धरातल के ऊपर लाएगा और पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और लवण और जो क्षार है, क्षारीय तत्व है, वह मिट्टी में मिल जाएंगे, जिससे मिट्टी में क्षारीयता और लवणता की समस्या होती है। क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं और लवणता की समस्या के लिए जो है हम रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। तो यह राजस्थान में मृदा के संबंध में दूसरी प्रमुख समस्या। तीसरी समस्या जो है वह है भू अवक्रमण की समस्या। तो देखिए भू अवक्रमण की समस्या। अब देखिए भू अवक्रमण की समस्या में सबसे पहले भू अवक्रमण क्या होता है। भू अवक्रमण, अब भू अवक्रमण का तात्पर्य है कि जब कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य में जैविक तत्वों के स्थान पर हम यदि रसायन युक्त खाद का अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की मौलिक उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है,
समाप्त हो जाती है। और यानी कि यह कहें कि रासायनिक तत्व जो है मृदा का जो है अवक्रमण कर देते हैं, इसे हम भू अवक्रमण कहते हैं। कि कृषि कार्य या फसल उत्पादन हेतु अत्यधिक रासायनिक उर्वरक तथा हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा में जैविक पदार्थों की कमी के कारण मृदा की मौलिक उर्वरा शक्ति में कमी। कि जब हम कृषि कार्य करते हैं या अधिक फसल उत्पादन के उद्देश्य से हानिकारक कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो उनके कारण मिट्टी में जो जैविक पदार्थ हैं वह धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की रासायनिक संरचना चेंज हो जाती है, जिसके कारण उसकी मूल उर्वरा शक्ति है, जो मौलिक उर्वरा शक्ति है, उपजाऊपन, यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है और मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, भू अवक्रमण की समस्या कहते हैं। अब भू अवक्रमण की समस्या के कई कारण हैं। सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण माना जाता है वह है कीटनाशकों का उपयोग। हालांकि इसके लिए जो है वायु भी कई बार उत्तरदायी होती है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी होते हैं, महानगरों से जो औद्योगिक इकाइयों से जो रसायन युक्त जल आता है वह भी इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है, और लवणता और क्षारता की समस्या भी भू अवक्रमण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो देखिए भू अवक्रमण के क्या क्या कारण हैं। भू अवक्रमण के कारण, सबसे पहला कारण है रासायनिक तत्वों युक्त या रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरक एवं हानिकारक कीटनाशकों का अत्यधिक तथा लगातार प्रयोग। दूसरा है औद्योगिक इकाइयों से निष्कासित रसायन युक्त जल। इसके बाद तीसरा कारण है लवणता तथा
क्षारीयता की समस्या, वन उन्मूलन, यहां भी जो है भू अवक्रमण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसी तरह से रासायनिक कचरा है या अन्य जितने भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वहां से जो है कैसे रसायन युक्त जो मिट्टी या जो भी निकलता, मतलब कि किसी भी कारण से यदि मिट्टी के रासायनिक या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वह पूरा पूरा क्या कहलाता है, भू अवक्रमण कहलाता है। और राजस्थान में भू अवक्रमण के मुख्य रूप से यह 4 कारण हैं। क्लियर हो गया। अब यहां औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ हम लिख सकते हैं जो नगर है, महानगरों का जो कचरा है या अपशिष्ट पदार्थ है वह भी इसके लिए जो है उत्तरदायी माना जाता है। अब भू अवक्रमण की समस्या का समाधान क्या है, तो देखिए समझना। भू अवक्रमण की समस्या का समाधान जैविक कृषि को बढ़ावा देना, जैविक खाद, वर्मी कल्चर का प्रयोग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद या जैविक कृषि को यदि हम बढ़ावा दें तो वह भू अवक्रमण की समस्या का समाधान होगा। क्योंकि जैविक कृषि या जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो रासायनिक तत्व जो है, रासायनिक खाद या हानिकारक कीटनाशकों में कमी आएगी और उसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। तो इसलिए भू अवक्रमण की समस्या का समाधान क्या है, वह है जैविक कृषि या जैविक खाद, वर्मी कल्चर को बढ़ावा देना। इसके बाद अगली जो समस्या है वह है सेम की समस्या। सेम की समस्या जिसे हम कहते हैं जल आधिक्य की समस्या, सेम की समस्या या जल आधिक्य की समस्या। अब यह क्या है कि सिंचाई की अतिरेक या जल निकासी में कमी के कारण भूमिगत जल का केशाकर्षण पद्धति द्वारा ऊपर की ओर रिसाव से धरातल की ऊपरी परत का दलदली होना, कि जब हम आवश्यकता से ज्यादा सिंचाई करते हैं जिसे हम कहते हैं सिंचाई की अतिरेक, या फिर जहां पे जल निकासी की समस्या है उन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है और
केशाकर्षण पद्धति कैपिलरी सिस्टम के कारण भूमिगत जल धरातल के ऊपर आता है, और जब वह ऊपर आता है तो ऊपरी परत को क्या कर देता है, दलदली कर देता है। इस समस्या को हम बोलते हैं जल आधिक्य की समस्या या सेम की समस्या कहते हैं। अब राजस्थान में बात करें, राजस्थान में सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर के आसपास का क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए हनुमानगढ़ और यहां राजस्थान में सेम की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और सेम की समस्या का समाधान क्या है? सेम की समस्या का समाधान वृक्षारोपण, यूके लिप्टस के पेड़ लगाना। यूकेलिप्टस जिसे हम सफेदा या नीलगिरी कहते हैं, और जहां पर यूकेलिप्टस का पेड़ होता है वहां अपने आसपास की भूमि को जो है, जो जल है उसको अवशोषित कर लेता है, भूमि को बंजर करता है। इसीलिए जहां पे कृषि कार्य होता है वहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। यह एक तरह से उपजाऊ मिट्टी का शत्रु माना जाता है। लेकिन जहां जहां पर भूमिगत यानी कि जहां पर सिंचाई बहुत ज्यादा होती है या जल की निकासी नहीं होती है, उन क्षेत्रों में सेम की समस्या सबसे ज्यादा है। जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आसपास का क्षेत्र, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में यह समस्या ज्यादा मिले। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव कहां है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में जल निकासी हेतु या सेम की समस्या के समाधान हेतु नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। तो इंडो डच योजना यह उन क्षेत्रों में चलाई जा रही है जहां पर सेम की समस्या या जल आधिक्य की समस्या सबसे ज्यादा है। और इसके बाद राजस्थान में मिट्टी के संबंध में जो अंतिम समस्या है जिसे कहा जाता है खरपतवार की समस्या। खरपतवार की समस्या कि
कृषि कार्य के दौरान कृषि योग्य भूमि में अवांछनीय घास या वनस्पति के उगने से मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी होती है। खरपतवार की समस्या। क्या कहती है? खरपतवार की समस्या कि जब हम कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य के दौरान कई बार जो है कृषि योग्य भूमि में अवांछित, जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी घास या वनस्पति उग जाती है और उसके कारण मिट्टी की जो मौलिक उर्वरा शक्ति है, जो फसल उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार की समस्या कहते हैं। और खरपतवार की समस्या का समाधान क्या है? तो देखिए समझना, खरपतवार की समस्या के समाधान हेतु खेत की बुवाई से पूर्व सूड़ करना, फसल उत्पादन के दौरान निवाई या निदान करना और जयपुर में खरपतवार की समस्या के समाधान कि जयपुर में खरपतवार की समस्या के समाधान के लिए जो है कांग्रेस घास नामक जो घास है उसको हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस घास को हटाने का अभियान चलाएगा। और यह जो घास है, यह गेहूं का जब हम निर्यात करते थे तो उस समय गेहूं का जब हम आयात करते थे तो उस समय यह अमेरिका से घास हमारे भारत आई और यह एक तरह से राजस्थान में खरपतवार की समस्या के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो यह था राजस्थान में मृदा संरक्षण कि मिट्टी के संबंध में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनसे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित है और उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में खरपतवार की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट
नाशक यानी कि पेस्टिसाइड का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में भू अवक्रमण की समस्या ज्यादा है। इसीलिए भू अवक्रमण की समस्या के समाधान के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में जो हमारी परंपरागत कृषि पद्धति जैसे सूड़ करना है, निवाई करना है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ राजस्थान की मिट्टी के संबंध में जो मिट्टी के प्रकार और मृदा संरक्षण जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।